नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका गूंज 90.8 एफएम आपकी अपनी आवाज पर। मैं हूं आपका दोस्त आरजे अरशद और लेकर आया हूं शो एक मुलाकात। जी हां, आप सोच रहे हो कि मस्ती के अड्डे से सीधे एक मुलाकात। मेरा सफर ही है भाई, यहां से वहां होता रहता हूं, लेकिन आपके लिए खास मेहमान लेकर आता हूं जो आपके मतलब बहुत काम आते हैं। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विवेक कुमार देवलिया जी। जी हाँ, है एचओडी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के, और बहुत बढ़िया सर से आज हम बातें करने वाले हैं आयुर्वेदिक के बारे में। क्योंकि मतलब जब हम स्टार्टिंग से देखें, अपने वेदों को पढ़ते हैं, तो वहां पर आयुर्वेद ही मिलती है, आयुर्वेदा मिलता है, शल्य चिकित्सा मिलती है। तो उसी के बारे में आज बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें जानेंगे। तो सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। धन्यवाद सर। और सर, ये पूछना चाहूंगा, जैसे हर कहीं इंसान मतलब कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन मिलती है और कहीं ना कहीं से शुरुआत करता है कि यहाँ मुझे जाना है, ये मतलब मेरी डेस्टिनी होना चाहिए। आपने कैसे चूज किया आयुर्वेदिक? जब शुरुआत में तो मेरा लक्ष्य ऐसा कुछ नहीं था। मैं बस इतना जरूर सोचता था कि मैं जीवन में एक सफल चिकित्सक बनना चाहता हूँ और ऐसा चिकित्सक बनना चाहता हूँ जो वास्तव में रोगियों की पीड़ा को समझ सके, उनको सुन सके, उनका दर्द बांट सके और उनको रोग से राहत दे सके। और इससे बड़ा शायद लोगों जिसको अपन दान पुण्य कहते, यही मुझे बहुत ही शानदार लगता है और लोगों की मदद करना। और उसी कारण से मैंने आयुर्वेद जब चुना तो फिर मैंने इसके बारे में बहुत डीप अध्ययन किया और उस अध्ययन में मैंने ये पाया कि इसमें काफी अच्छी चिकित्सा है और वास्तव में उसका मेरे रोगियों को बहुत लाभ भी मिला है। हजारों रोगी लाभान्वित हुए हैं। तो ऐसे अनेक रोगों में आयुर्वेद का बहुत अच्छा। जी जी जी, बिल्कुल। जैसे शुरुआत से मैंने पहले भी बताया कि शुरुआत से हमें आयुर्वेदी ही देखने मिलती है। आयुर्वेदा से मतलब बहुत सारे ट्रीटमेंट किए गए हैं। आपको रामायण में भी सुना होगा संजीवनी बूटी के बारे में। जी हाँ, आयुर्वेदिक का पार्ट था। इसी के साथ इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं सर। जैसे आयुर्वेदी और एलोपैथी, आजकल ज्यादातर लोग एलोपैथी को चूज करते हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या क्या है? देखिए, सबसे पहला मैंने जो अभी कहा भी था आपसे कि कोई भी चिकित्सा हो, चाहे वो एलोपैथी हो, आयुर्वेद हो, होम्योपैथी हो, सबका केवल और केवल एक ही लक्ष्य होता है कि वो अपने सामने आए पीड़ित मरीज की चिकित्सा कर सकें या उसको लाभ दे सकें, उसके रोग को ठीक कर सकें। एलोपैथ और आयुर्वेद में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि एलोपैथ सिम्टम्स पे काम करती है, मतलब जो लक्षण है उन पे काम करती है, जबकि आयुर्वेद उसके समूल पे काम करती है, मतलब उसको जड़ से खत्म करने में मदद करती है। क्योंकि आयुर्वेद के सिद्धांत बिल्कुल अलग हैं। आयुर्वेद का पहला सिद्धांत है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा और रोगी के रोग का उन्मूलन, ये चिकित्सा का सिद्धांत आयुर्वेद का है। मतलब केवल पीड़ित व्यक्ति की चिकित्सा नहीं है, अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है और वो आगे भविष्य में कैसे स्वस्थ रह सकता है, इसकी चिकित्सा भी आयुर्वेद बताता है। और वो हमें जीवन कैसी शैली हमारी होना चाहिए, हमें क्या आहार लेना चाहिए, हमारा कैसा विहार होना चाहिए, हमें किस ऋतु में क्या लेना चाहिए, ये आयुर्वेद में एक बहुत अच्छा संकलन इसका मिलता है। और जो लोग इसका पालन करते हैं वास्तव में वो बेहद स्वस्थ, आजीवन स्वस्थ रहते हैं। जी हाँ, जैसा कि सर ने बताया, आयुर्वेदी में हर चीज का आपको मतलब मौसम में क्या खाना है, कैसे रहना है, आहार से लेकर व्यवहार, हर चीज की जानकारी मिलती है। तो अगर आपको भी कोई बीमारी है या फिर आप सोच रहे हैं थोड़ी बहुत कमजोरी है, तो आप एलोपैथी को छोड़ के आयुर्वेदा चूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा ऑप्शन लगा, मतलब ये कि मतलब पूरा आपका जीवन ही सफल बनाने के लिए तत्पर है आयुर्वेदा। इसी के साथ सर आगे बढ़ते हैं। जैसे आयुर्वेदा को बहुत से लोग मतलब टफ समझते हैं उसके, लेकिन आसान भाषा में कैसे समझ सकते हैं, उसके मूल सिद्धांत क्या है? सर, मूल सिद्धांत एक्चुअली आयुर्वेद जो चिकित्सा है वो पंच महाभूत और त्रिदोष पर आधारित है। त्रिदोष का मतलब होता है हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं जी। नंबर 1 वात, नंबर 2 पित्त, नंबर 3 कफ। इन तीनों दोषों की जो साम्य अवस्था होती है, मतलब ये हमारे शरीर में विद्यमान होते हैं। अगर ये समान मात्रा में हमारे शरीर में है तो ये एक स्वस्थ शरीर की रचना करते हैं जी। और जब ये दोष अपनी मात्रा से अधिक, जितना उन्हें सामान्य मात्रा में होना चाहिए उससे अधिक होते हैं, तो ये रोग को पैदा करते हैं। तो आयुर्वेद ये कहता है कि जो
जो दोष बढ़े हुए हैं उनको बढ़े हुए दोष को या तो शरीर से बाहर निकाल दो या उनको ऐसी औषधि दे के शरीर में उनका शमन कर दो जिससे रोग ऊपर नहीं आ पाता और रोगों की पुनः होने की संभावना भी शोधन चिकित्सा से खत्म हो जाती है। अरे वाह, बहुत सही। तो आपने भी सुना होगा सर ने क्या ही बोल दिया है। मतलब सर ने बोला है कि आपके अंदर 3 चीजें होती हैं जो मेन होती हैं, वात, पित्त और कफ, और उसी का ट्रीटमेंट मगर अगर वो सही लेवल में है, सही मात्रा में है, तो आप तो बिल्कुल स्वस्थ हैं। लेकिन अगर वो बढ़ती बिगड़ती हैं तो उनका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। और हम देखते भी हैं ऐसा ही होता है हमारे साथ भी। शरीर में मतलब कुछ भी अगर डिसबैलेंस हो तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है। इसी के साथ सर एक और मतलब बहुत से ज्यादातर लोगों का सवाल रहता है कि आयुर्वेदा में मतलब इतना लंबा टाइम क्यों लगता है ट्रीट होने में। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आयुर्वेद में वास्तव में बहुत कम समय लगता है ठीक होने में। अधिक के बारे में कैसे, एक्चुअली आयुर्वेद की तरफ व्यक्ति तब आता है या रोगी तब पहुंचता है जब वो चारों तरफ इलाज करा चुका होता है। उस दौरान वो अपने रोग को बहुत मात्रा में बढ़ा भी लेता है और जो भी उसकी डिफॉर्मिटी या जो ड्रग्स लिए हैं उसके साइड इफेक्ट उसकी बॉडी पे आ जाते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि आयुर्वेद रोग का समूल नाश करता है, इसलिए मतलब बेसिक्स पे काम करता है, ये जड़ से खत्म करता है रोग को। तो इसमें समय लगने का तो ऐसा नहीं। मेरा तो कहना सिद्धांत ये है जो मैं चिकित्सा करता हूँ लोगों की, कि मेरा पीड़ित व्यक्ति जो मेरे पास आया है उसको अगर फर्स्ट डोज मिले और फर्स्ट डोज में उसको राहत मिलना चाहिए, यही चिकित्सा होती है। हम किसी को परेशान नहीं देख सकते, हम किसी को दुख में नहीं, दर्द में नहीं देख सकते। इसलिए आयुर्वेद में इलाज में बहुत ज्यादा समय तो नहीं लगता, लेकिन हाँ जितना एक सामान्य ड्यूरेशन है। कोई मरीज मेरे पास आया वो 5 साल से परेशान है तो उसको 2-5 महीने तो देना पड़ेंगे कि उसको रोग को खत्म करने के लिए, क्योंकि एक्सेप्टेंस आयुर्वेद का कम है, एलोपैथ का ज्यादा है। व्यक्ति की एक मानसिकता है कि मुझे कुछ भी हुआ तो मैं पहले उनके पास जाऊं जो जिनको वो बड़ा डॉक्टर समझता हो या कुछ भी समझता हो। जब वो वहां से हताश या निराश होता है या उसको कोई ऐसी चीज बता दी जाती है कि अब तुम्हारी सर्जरी करना पड़ेगी या ये ठीक ही नहीं हो सकता, तुम्हें जीवन भर दवा खाना पड़ेगी, तब वो पेशेंट हमारे पास आता है। अब जिस मरीज के लिए ये बताया गया हो कि तुम्हें लंबे समय तक या जीवन भर दवा खाना पड़ेगी इस रोग की, उस व्यक्ति के लिए हम क्या समय निर्धारित कर सकते हैं? अगर हम उसको 1 साल भी दवा खिलाते हैं तो वो उसके हिसाब से तो काफी कम है। बिल्कुल। ऐसे बीमारी जैसे आज सबसे ज्यादा केस देखने को मिलते हैं हाइपरटेंशन के, यानी उच्च रक्तचाप के, मधुमेह यानी डायबिटीज के। अब इनमें जिन मरीजों का इलाज शुरू हो गया वो पूरे जीवन भर उस दवाई को खा रहे हैं। जैसे हाइपोथायराइडिज्म, मतलब थायराइड की जो बीमारी बताते हैं, तो उसमें जीवन भर दवा खाने को मरीज तैयार होता है। मैं कहता हूं कि आपकी शुरुआत अगर किसी रोग की है और आप एक अच्छे आयुर्वेद क्लिनिक पर पहुंचते हैं या आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो निश्चित रूप से उसका इलाज होता है और आपको ये लंबे समय तक नहीं लेना पड़ती हैं दवाएं। इनका मतलब पूरा आहार और विहार जो मैंने बताया कि आपको कैसे रहना है, क्या खाना है, इसका निर्धारण करते हुए जो औषधि दी जाती है वो रोग को समूल नाश कर देती है। अरे वाह। और इसी के साथ जैसा कि मतलब जो ज्यादातर लोग बोलते हैं कि लंबा समय लेता है, तो कंपैरिजन करें अगर, तो कंपैरिजन में समय आयुर्वेदिक का कम ही लगेगा। तो पहली बात यही मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से, अगर आपको मतलब स्टार्टिंग में पता चल जाए कोई ये चीज है हमको परेशानी, तो एक बार आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करके देखिए और कम से कम 6 महीने तो उसका ट्रीटमेंट लीजिए ही। ये भी निश्चित नहीं है 6 महीने, हो सकता है आपको 10 दिन के बाद औषधि की आवश्यकता ही ना पड़े। ये डिपेंड करता है रोग कितनी मात्रा में आपके शरीर में है और कौन सी बीमारी है। कई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हैं जिनका नॉन ट्रीटेबल डिजीज में आते हैं, जो उनमें समय लग सकता है। लेकिन जो सामान्य बीमारी है, ऐसे तो मेरे पास हजारों मरीज आए होंगे जिनको 10 दिन या 7 दिन के बाद दवा की जरूरत नहीं पड़ी, और जब वो कभी सालों बाद मिले तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आपके पास आया था और आपकी 7 दिन के दवाई के बाद मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये रोग पे डिपेंड करता है कि उसको बीमारी किस तरह की है और उसकी चिकित्सा उस हिसाब से निर्धारित होती है। तो एक बार मेरा भी कहना है भैया, आयुर्वेदा को जरूर ट्राई करना चाहिए और हमें मतलब डेफिनेटली ट्राई ही करना चाहिए, क्योंकि साइड इफेक्ट तो कोई होता ही नहीं है। इसी के साथ एक और मतलब जो हमने टाइम की बात की, एक और बात होती है, ज्यादातर लोग बोलते हैं परहेज करना क्यों जरूरी होता है आयुर्वेदा में? देखिए, आयुर्वेद में परहेज करना इसलिए जरूरी होता है कि इसमें सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था कि आयुर्वेद की चिकित्सा दोष के ऊपर डिपेंड करती है, वात, पित्त और कफ पर।
अब किसी को कोई बीमारी है जिसमें उसका कफ दोष बढ़ा हुआ है, अब हम उस कफ दोष को कम करने की चिकित्सा कर रहे हैं और आप उन्हीं चीजों का खान पान में प्रयोग कर रहे हैं जो कफ को बढ़ाने वाली है, तो किसी कैसे भी रोग को ठीक नहीं किया जा सकता। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि अगर किसी बीमारी को वास्तविकता में आप जल्दी और समूल नष्ट करना चाहते हैं तो उस औषधि के साथ परहेज आपको बेहद जरूरी है, जिससे जो बढ़े हुए दोष हैं वो अपनी साम्यावस्था में आ जाए। अरे वाह, तो परहेज भी जरूरी है। और परहेज और समय के बारे में तो जान लिया सर, लेकिन एक और बात जानना चाहूंगा जिससे मतलब बहुत सारे पेशेंट को बहुत सारा फायदा मिलेगा कि किन किन रोगों में आयुर्वेदा बहुत ज्यादा मतलब वो है, इफेक्टिव है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आयुर्वेद की जो चिकित्सा है, दो तरह की चिकित्सा आयुर्वेद में बताई गई है। नंबर 1 चिकित्सा होती है संशमन चिकित्सा। मतलब संशमन का मतलब होता है जो शरीर में बढ़े हुए दोष हैं उनको औषधि के द्वारा वहीं अंदर ही अंदर खत्म कर देना। और दूसरी होती है शोधन चिकित्सा। शोधन माने जो बढ़े हुए शरीर के दोष हैं उनको शरीर से बाहर निकाल दो। और वो उसके लिए जो हमारा टर्म आता है वो आता है पंचकर्मा, जिसमें 5 कर्म होते हैं: वमन, विरेचन, निरुवस्ति, अन्वासन वस्ति और नस्य। ये जो पंचकर्म है ये शरीर के दोषों को शरीर से बाहर निकाल देता है। और जो शरीर बढ़े हुए दोष यदि शरीर के बाहर निकाल दिए जाएं तो फिर बीमारी का पुनः होना भी संभव नहीं है। आजकल इसी को एक नया जो टर्म लोग यूज कर रहे हैं, जो एक क्रीम है शहर की, वो यूज करते हैं कि मेरी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करवा दो। तो जो डिटॉक्सिफिकेशन है वही पंचकर्म है, जो शरीर की शुद्धि करता है, जो अंदर के आए हुए टॉक्सिन्स को अलग बाहर निकाल देता है। तो जब कोई अगर सफल पंचकर्म अपना करा लेता है तो वो ऐसे महसूस करता है कि जैसे उसके पंख लग गए, उतना हल्कापन बॉडी में आता है और पूरा लघुता आ जाती है बॉडी में। तो पंचकर्म तो शोधन चिकित्सा के साथ साथ एक अपने जीवन शैली को, लाइफ स्टाइल को भी बदल देती है। तो इसलिए पंचकर्म चिकित्सा श्रेष्ठ मानी गई है आयुर्वेद में। अब रही बात किन किन रोगों में काम, तो मैं आप लोगों को एक बहुत मतलब विश्वास न करने वाली बात है, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलता हूं कि शरीर में सिर से लेकर पांव तक जिन रोगों में सर्जरी अपेक्षित है उनको छोड़कर ऐसा कोई भी रोग नहीं है जिसमें आयुर्वेद की बहुत ट्रमेंडस रिजल्ट ना हो। जैसे आप सिर से बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है अनिद्रा की, जो आज का सबसे बड़ा टास्क है। तो नींद नहीं आना। दूसरा इसमें है अवसाद यानी डिप्रेशन। इन दोनों में ही पंचकर्म की औषधि और में पंचकर्म का शिरोधारा, नस्य और आयुर्वेदिक औषधि, इसके इतने अच्छे परिणाम आते हैं कि जिससे रोगी वापस अपनी मेमोरी, वापस अपना अवसाद दूर करके और नॉर्मल जिंदगी जीने लगता है। जबकि इसी में अगर कोई अवसाद के लिए या नींद के लिए कोई ट्रंकलाइजर या नींद की पिल्स लेता है तो वो उनका हैबिचुअल हो जाता है। इसलिए यहाँ पे सिद्ध होता है कि यहाँ पे आयुर्वेद का महत्व है। इसी तरह आप ले लो एलर्जिक राइनाइटिस जिसको कहते हैं, जिसको हमारे आयुर्वेद में जीर्ण प्रतिस्याय कहते हैं। प्रतिस्याय माने जुकाम, अस्थमा हुआ, इनमें आयुर्वेद का बहुत अच्छा रोल है। इसके साथ साथ जोड़ों के रोगों में, सभी रोग में बहुत अच्छा है। जैसे जो आजकल नी रिप्लेसमेंट जल्दी जल्दी करा रहे हैं, इतनी आवश्यकता नहीं है। अगर आयुर्वेद में औषधि लें और साथ में पंचकर्म में हमारे यहाँ जानुवस्ती होती है, उससे घुटनों में काफी कुछ अंतर आ जाता है। और जो एज रिलेटेड चेंजेस हैं वो तो स्वाभाविक चेंजेस हैं, उनको तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन जो उसको चलने में दिक्कत आती है या जो उसको प्रिकॉशन लेना है उसके आधार पर वो मरीज को ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसी तरह आजकल जो सबसे ज्यादा रोग चल रहा है वो स्पाइन का चल रहा है। जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गई, किसी को लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो गई। बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, इसमें भी ट्रेमेंडस रिजल्ट है, फर्स्ट एड रिलीफ है, सब कुछ है। इसमें भी पंचकर्म और आयुर्वेदिक औषधि दोनों को मिलाकर बहुत अच्छा इलाज किया जाता है। इसी तरह से आप किस में बताऊं, पेट का बताऊं, जैसे आईबीएस इस समय बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पेट के रोगों में, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं, आयुर्वेद में इसको प्रवाहिका कहते हैं। इसका आयुर्वेद में इलाज बहुत अच्छा है। जैसे अपने यहाँ बेल आता है, अगर आईबीएस का पेशेंट और बेल अकेला भी प्रयोग वो करे और खान पान का ध्यान रखे, पथ्य का पालन करे, तो निश्चित रूप से पेट के रोगों में
विजय पा सकते हैं अपन। इसके अलावा स्किन के डिसऑर्डर में बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, जैसे जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसको गठिया कहते हैं, सोराइसिस हमारे यहाँ इसको किटिप कुष्ठ में की श्रेणी में रखा गया है, विटिलिगो यानी व्हाइट स्पॉट, इनमें भी बहुत ही शानदार रिजल्ट है। तो मतलब मैं कहना चाहूंगा कि जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है पिछले 15-17 साल का, उनमें मैं आपको मतलब जिनमें सर्जरी अपेक्षित, जैसे मान लो हर्निया है, हर्निया में सर्जरी अपेक्षित है और हमें कराना चाहिए, और एक चिकित्सक का कर्तव्य भी है कि यदि उसके पास कोई भी ऐसा व्यक्ति या रोगी आता है जिसको सर्जरी अपेक्षित है, तो मेरा तो व्यक्तिगत सिद्धांत है कि उसको मैं फर्स्ट डे उस डॉक्टर के पास भेज देता हूं जहां उसका इलाज हो सके अच्छा। तो कोई भी चिकित्सक को यही करना चाहिए कि वो कम से कम अपने मरीज को सही रास्ता बताए कि जहां जहां जिसकी आवश्यकता हो वो उसकी मदद कर सके। और जैसा कहा जाता है डॉक्टर भगवान होते हैं या भगवान का रूप होते हैं, और बिल्कुल सही कहा जाता है। जब डॉक्टर के पास मतलब आपको पता चल जाता है कि इन डॉक्टर के पास इलाज नहीं है, तो वो आपको सजेस्ट कर देते हैं कि यहाँ नहीं, आप वहां चले जाइए, वहां पर आपका हो जाएगा, और देर सही लेकिन आपका इलाज हो ही जाता है। इसी तरह सर मतलब बहुत से मतलब इसी टर्म में मतलब इसी क्रम में आगे पूछना चाहूंगा, बहुत से लोग चिकित्सा को व्यवसाय बना लिए हैं, है ना, मतलब बीमारी के हिसाब से रेट फिक्स कर देते हैं, इतनी बीमारी तो इतना तो लगेगा ही, तो इतना तो देना ही पड़ेगा। उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं सभी को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि चिकित्सा को कभी व्यवसाय के रूप में नहीं लेना चाहिए। ये मैंने शुरुआत में भी आपसे कहा था कि ये एक पुण्य कार्य है जो ईश्वर ने हमें उस योग्य बनाया कि हम लोगों की मदद कर सकें। फिर भी एक चिकित्सक की आजीविका के लिए जो धन की आवश्यकता होती है उतना उसका मरीज उसको देता है, लेकिन उसको इस रूप में मत लो, उसको आजीविका चलाने के लिए लो, इस रूप में मत लो कि तुम उसको पूरा खत्म कर दो मरीज को। तो इस तरह की जो लोग कर रहे हैं, जिस चिकित्सा के सिद्धांत में या किसी वैद्य के गुणों में नहीं आता है, ये किसी वैद्य या डॉक्टर का सबसे अच्छा गुण होता है कि वो अपने पास आए हुए रोगी की बात को सुने, समझें, उसका निदान करें, उसके समाधान करें और उसको वो योग्य चिकित्सा दें जिससे उसके शरीर में और कोई साइड इफेक्ट ना हो और उसको आर्थिक रूप से भी कोई बोझ ना पड़े और हमारा रोगी भी ठीक हो जाए। ये सिद्धांत हर चिकित्सक का होना चाहिए और यही मैं संदेश सभी चिकित्सकों को देना चाहता हूँ। जी जी, अरे वाह। तो संदेश तो सुन लिया, अब जो व्यवसाय करते हैं उन लोगों के लिए। आज हमने सर से बहुत सारी बातें की, बहुत सब कुछ जाना आयुर्वेद के बारे में। आशा है आपको भी पसंद आया होगा आज का शो, और आगे ऐसे ही बहुत सारे मेहमान लेकर आऊंगा। लेकिन एक और बात बची हुई है जो सर से पूछना चाहूंगा। सर, आप ग्वालियर वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ग्वालियर वालों को मैं यही मैसेज देना चाहता हूं कि जो आयुर्वेदिक चिकित्सा है वो दोष पर आधारित है, मैंने बताया। तो आपको अपने आहार और विहार, मतलब आपको कितने बजे उठना है, सुबह क्या खा लेना चाहिए भोजन में, दोपहर का भोजन कैसा होना चाहिए, रात्रि का भोजन कैसा होना चाहिए, किस ऋतु में कौन सा भोजन श्रेष्ठ होता है, किस ऋतु में किसको अपन को नहीं खाना है, इसका अगर पालन करते रहें तो निश्चित रूप से हम रोगों से बच सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। इसके लिए हर जगह जो भी एक कोई योग्य चिकित्सक हो, आयुर्वेद का वैद्य हो, सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज है, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज है हमारा, उसमें आए और पथ्य का अपना चार्ट लें और उसको फॉलो करें तो निश्चित रूप से अपन को चिकित्सक के पास इलाज के लिए जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और हमारा ग्वालियर स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, बस यही कामना करता हूँ। और तो ग्वालियर राइट्स, ये थे डॉक्टर विवेक कुमार देवलिया जी, HOD आयुर्वेदिक हॉस्पिटल। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मेहमान के साथ, जिनसे मैं कराऊंगा आपकी बहुत सारे सवाल होंगे और बहुत सारी बातें वो पूछूंगा मैं, लेकिन सवाल आपके ही होंगे और जवाब भी आपको ही मिलेगा। तब तक कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिएगा गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज RJ अरशद के साथ। थैंक यू, बाय बाय ग्वालियर।